अभी हम शुरू करने जा रहे हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर नंबर 18। पुरानी एनसीईआरटी के हिसाब से 18 है, मेरे पास में ओल्ड ही है। तो हम इसको आज एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन जो है रीडिंग करेंगे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी जिस टॉपिक से आया होगा, जैसे ये टॉपिक है और जैसे ये ख़त्म होगा या ये टॉपिक है यहाँ तक ख़त्म होगा, तो इसके जो है क्वेश्चन हम करते चलेंगे। तो हमारा चैप्टर है 18 बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। You have learned that all living cells have to provided with nutrient। हमको पता है कि सभी सेल्स को जो है अच्छी तरह से न्यूट्रिशन जो है प्रोवाइड किया जाता है। O2 एंड अदर एसेंशियल सब्सटेंस, O2 के साथ में कई सारे सब्सटेंस जो सेल को नीडेड होते हैं वो उसको प्रोवाइड किए जाते हैं। आल्सो द वेस्ट और हार्मफुल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड, जो भी बॉडी से वेस्ट और हार्मफुल सब्सटेंस जो हैं प्रोड्यूस होते हैं, हैव टू बी रिमूव्ड कंटिन्यूसली, उनको कंटिन्यूसली रिमूव किया जाता है। फॉर हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ टिश्यू, किसके लिए? टिश्यू की हेल्दी फंक्शनिंग के लिए। इट इज देयर फॉर एसेंशियल टू हैव एफिशिएंट मैकेनिज्म फॉर द मूवमेंट ऑफ दी सब्सटेंस टू द सेल्स। इसीलिए ये क्या है, सबसे ज़्यादा एफिशिएंट मैकेनिज्म है, एफिशिएंट मैकेनिज्म फॉर द मूवमेंट ऑफ दी सब्सटेंस। इन सब सब्सटेंसेस को मूव कराने के लिए तो ये सेल टू और सेल के तरफ से बहुत अच्छा एफिशिएंट जो है मैकेनिज्म है। डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल हैव इवोल्व डिफरेंट मेथड, अलग अलग ग्रुप के एनिमल ने अपने अपने तरीके से अलग अलग मेथड का जो है ईजाद की हैं। किस लिए? ट्रांसपोर्टेशन के लिए। सिंपल ऑर्गेनिज्म, जैसे सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं स्पॉन्जेस, सिलेंट्रेट्स, ये क्या करते हैं? सर्कुलेट करते हैं वाटर को फ्रॉम देयर सराउंडिंग, अपने आसपास से, उनकी बॉडी कैविटीज से जो है वहाँ से वाटर जब जाएगा तो सब चीज़ों का जो है आदान प्रदान हो जाएगा, यानी कि एक्सचेंज हो जाएगा। जो मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म रहते हैं, मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म यूज स्पेशल फ्लूइड, उनके अंदर कोई एक स्पेशल फ्लूइड रहता है विद देयर बॉडीज टू ट्रांसपोर्ट सच मटेरियल, इन सब मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। जो ब्लड है, ब्लड इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड बॉडी फ्लूइड, ब्लड को सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है बॉडी फ्लूइड के तौर पर। मोस्ट ऑफ द हायर ऑर्गेनिज्म, जो हायर ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर ऐसा होता है, इंक्लूडिंग ह्यूमन फॉर दिस पर्पज, यानी ह्यूमंस को मिला करके जो बड़े हायर ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर ब्लड का यूज होता है ये सब ट्रांसपोर्टेशन को करने के लिए। एक बॉडी फ्लूइड हो गया ब्लड, दूसरा अनदर बॉडी फ्लूइड लिम्फ, दूसरा बॉडी फ्लूइड है वो है लिम्फ, ये भी ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है लेकिन कुछ सब्सटेंस को, पूरे नहीं। हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेस। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज ऑफ द ब्लड, कंपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ द ब्लड पढ़ेंगे, लिम्फ टिश्यू फ्लूइड पढ़ेंगे, एंड मैकेनिज्म ऑफ सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इज आल्सो एक्सप्लेन हेयरिन। इसमें हम जो मैकेनिज्म है सर्कुलेशन का उसको भी हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट पैराग्राफ से ज़्यादा कुछ क्वेश्चन बनने की उम्मीद नहीं है और अभी तक ऐसा कोई खास क्वेश्चन बना भी नहीं है। अब हम चलते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक की ओर, इंट्रोडक्शन के अलावा ब्लड के ऊपर। ब्लड इज ए स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू, ये हम स्ट्रक्चरल और ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ लेते हैं कि ब्लड कौन से टिश्यू के अंतर्गत आता है। तो ब्लड एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है जिसके अंदर फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, प्लाज्मा होता है और फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्लाज्मा के बारे में 18.1.1 में। प्लाज्मा, प्लाज्मा एक स्ट्रॉ कलर्ड होता है। कैसा होता है? स्ट्रॉ कलर्ड होता है। एक ही याद रखेंगे, विस्कस फ्लूइड होता है। कैसा होता है? विस्कस फ्लूइड होता है। कंसिस्टिंग नियरली 55% ऑफ द ब्लड, लगभग ब्लड का 55% यही अकेला होता है। 90 से 92%, यानी कि हमने 55% को अलग कर लिया, उसमें से अगर हम फिर उसका कंपोजिशन दोबारा चेक करेंगे जो हमने अलग किया है, उसमें से 90 से 92% जो है प्लाज्मा है, क्या है वो? वाटर ही होगा। और उसके अलावा उसमें कुछ प्रोटीन्स होंगे 6 से 8%। प्रोटीन कौन से होंगे? फाइब्रोनोजन, ग्लोबुलिन, एल्बुमिन, यही उसके मेजर प्रोटीन है। किसके अंदर? प्लाज्मा के अंदर। अपने ब्लड में कितना होता है प्लाज्मा? 50 से 55%। अब प्लाज्मा के अंदर कितना वाटर होता है? 90 से 92%। कितने प्रोटीन होते हैं? 6 to 8%। कौन कौन से प्रोटीन होते हैं? फाइब्रोनोजन, ग्लोबुलिन, एल्बुमिन। अब हम चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट पेज पर।
यहाँ पे से क्वेश्चन आया है 2018 में शायद क्वेश्चन आया है, फाइब्रिनोजन आर नीडेड फॉर क्लॉटिंग। हमको ये याद रखना पड़ेगा कि फाइब्रिनोजन जो किस लिए काम में आता है, क्लॉटिंग में काम में आता है। जब हमको चोट लग जाती है तो वहाँ पे काला धब्बा से कुछ जम जाता है, उसको बोलते हैं क्लॉटिंग। और वो क्या हो जाता है, कोगुलेशन यानी जम जाना। किसका जम जाना, ब्लड का जम जाना। तो ब्लड वहाँ पे जम जाता है, तो इसमें हेल्प कौन करेगा, फाइब्रिनोजन हेल्प करेंगे। अब आता है एक और, ग्लोबुलिन प्राइमरीली इन्वॉल्व इन डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी। जो ग्लोबुलिन है, जैसे आईजी है, आईजीजी है, ये सब आईजी जो हैं इन्हीं को बोलते हैं ग्लोबुलिन। किसमें हेल्प करेंगे, अपने बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म यानी कि एंटीजन से लड़ने का काम करेंगी, और जो भी पैथोजन आएगा उनसे जो है उनको मार भगाएंगे, उनसे डिफेंस करेंगे। कौन करेंगे, ग्लोबुलिन करेंगे। उसके बाद में आता है एल्बुमिन। एल्बुमिन हेल्प इन ऑस्मोटिक बैलेंस। एल्बुमिन हेल्प करेंगे ऑस्मोटिक बैलेंस में। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कुछ भी पढ़िए चाहे ना पढ़िए, लास्ट टाइम में इसको रिवीजन करके जरूर जाइए। प्लाज्मा आल्सो कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल। प्लाज्मा के अंदर कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल भी होते हैं, जैसे Na+, Ca2+, Mg2+, HCO3- Cl-। ग्लूकोज, अमीनो एसिड, लिपिड्स etc ये सब भी होते हैं। आर आल्सो प्रेजेंट इन प्लाज्मा। प्लाज्मा के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। एज दे ऑलवेज इन ट्रांसिट इन द बॉडी। ये हमेशा बॉडी के अंदर जो है प्रेजेंट होते हैं। फैक्टर फॉर कोगुलेशन क्लॉटिंग ऑफ फॉर ब्लड आल्सो प्रेजेंट इन द प्लाज्मा। प्लाज्मा के अंदर जो फैक्टर होता है कोगुलेशन कराने के लिए वो भी प्रेजेंट होता है, और इन एन इनएक्टिव फॉर्म। लेकिन वो कैसा होता है, इनएक्टिव फॉर्म में होता है। अब एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से, प्लाज्मा विथ आउट द क्लॉटिंग फैक्टर। यानी कि क्लॉटिंग फैक्टर अगर हम निकाल देंगे अपने प्लाज्मा से तो उसको फिर हम क्या कहेंगे, सीरम कहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, क्वेश्चन यहाँ से आता है, आता नहीं आया है। चलो हम कुछ थोड़े से क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, या फिर मैं स्क्रीन पर लगा देता हूँ, आप खुद उनको सॉल्व करिए एक बार, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं। तो उम्मीद है अभी आप लोगों ने सवाल कर लिए होंगे, बिना स्किप किए हर एक सवाल को अच्छे से पढ़ा होगा, और आपको समझ में आ गया होगा कि सवाल आते हैं एनसीईआरटी से ही आते हैं, किस तरीके से लाइन बाय लाइन आते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है फॉर्म्ड एलिमेंट का। फॉर्म्ड एलिमेंट क्या होते हैं, इनके बारे में हम अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे, एक एक लाइन को पढ़ेंगे, समझेंगे बिना स्किप किए, ठीक है। इरेथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट एंड प्लेटलेट आर कलेक्टिवली कॉल्ड फॉर्म्ड एलिमेंट। यानी कि इरेथ्रोसाइट आरबीसी, ल्यूकोसाइट डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, ठीक है, तीनों को मिला करके बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट। समझ गए इतना। अब आगे चलते हैं। इरेथ्रोसाइट और आरबीसी, इरेथ्रोसाइट का ही नाम है आरबीसी, आर द मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल द सेल्स इन द ब्लड। सभी सेल्स से ज़्यादा होती है आरबीसी, इसीलिए हमारा ब्लड जो है हमको रेड कलर का दिखाई देता है, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा आरबीसी होती है। ए हेल्दी एडल्ट मैन हैज़ ऑन एवरेज 5 to 5.5 मिलियन ऑफ आरबीसी। एक हेल्दी एडल्ट के अंदर 5 मिलियन से 5.5 मिलियन आरबीसी होती है पर क्यूबिक मिलीमीटर, ठीक है, ऑफ ब्लड। आरबीसी आर फॉर्म्ड इन द, कहाँ बनती है आरबीसी, आरबीसी आर फॉर्म्ड इन द रेड बोन मैरो ऑफ द एडल्ट। एडल्ट के बोन मैरो में बनती है। आरबीसी डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस होती है, यानी कि उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। किसमें, मोस्ट ऑफ द मेमल्स। शेप कैसा होता है उसका, बाई कनकेव शेप होता है। दे आर हैव रेड कलर्ड, रेड कलर की होती है, क्यों होती है, क्योंकि उसके अंदर आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन, इसीलिए इसका नाम और नाम जो है आरबीसी, और रेड कलर, रेड ब्लड सेल, और इसका जो कलर है वो लाल हो गया क्योंकि इसके अंदर कौन था, हीमोग्लोबिन था। ए हेल्दी इंडिविजुअल, एक हेल्दी पर्सन के अंदर 12 से 16 ग्राम जो है हीमोग्लोबिन होता है। 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है एवरी 100 ml ऑफ ब्लड में।
ये चीज़ आपको याद रखनी है। 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है हर एक 100 ml ब्लड में। दीज मॉलिक्यूल प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। ये जो मॉलिक्यूल हैं यही यूज आते हैं या फिर इनका सिग्निफिकेंट रोल है, बहुत अहम हिस्सा है किस चीज़ में, ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस को ट्रांसपोर्ट करने में। आरबीसी हैव एवरेज लाइफ स्पैन, लगभग 120 दिन की ज़िंदगी जीने के बाद इनकी अंतिम कहानी आ जाती है और ये डेड हो जाती हैं। एवरेज लाइफ स्पैन इनका रहता है 120 दिन का, और उसके बाद में जब ये मर जाती हैं, डेड हो जाती हैं, कहाँ होती हैं, ये डिस्ट्रॉयड इन द स्प्लीन, स्प्लीन के अंदर होती हैं। वहाँ पर इसी को बोलते हैं ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी। तो अगर आपसे पूछा जाए ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी कौन है, तो आपको सीधा सिंपल टिक लगाना है स्प्लीन का। अब चलते हैं हम ल्यूकोसाइट्स पर, इसको नेक्स्ट टॉपिक के अंदर कवर करेंगे। ल्यूकोसाइट आर आल्सो नोन एज वाइट ब्लड सेल। ल्यूकोसाइट को हम WBC के नाम से भी जानते हैं। एज दे आर कलरलेस, क्योंकि ये कलरलेस होती हैं। कलरलेस क्यों होती हैं? क्योंकि ये लैक ऑफ हीमोग्लोबिन होती हैं, इनके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं होता है। दे आर न्यूक्लिएटेड, ये न्यूक्लिएटेड होती हैं, न्यूक्लियस इनके अंदर प्रेजेंट होता है। एंड आर रिलेटिवली लेसर इन नंबर विच एवरेज, थोड़ी सी कम होती हैं किसके मुकाबले, आरबीसी के मुकाबले थोड़ी कम होती हैं। 6000 से 8000 मिलीमीटर क्यूब होती है, ठीक है, ऑफ ब्लड। ल्यूकोसाइट आर जनरली शॉर्ट लिव, कम लाइफ वाली होती हैं। इसकी दो मेन कैटेगरी हैं, एक होती है ग्रेनुलोसाइट, एक होती है आग्रेनुलोसाइट। अब इसको यहाँ पे समझने से पहले हम एक चीज़ समझ लेते हैं। ग्रेनुलोसाइट जो है वो 3 तरीके की होती हैं और आग्रेनुलोसाइट 2 तरीके की होती हैं। ग्रेनुलोसाइट जो होती हैं न्यूट्रोफिल, ईसनोफिल और बेसोफिल। आग्रेनुलोसाइट होती हैं न्यूट्रोफिल, आग्रेनुलोसाइट होती हैं वो होती है लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट, ठीक है। अगर यहाँ पे समझ में नहीं आया हो, थोड़ी भीड़ में ज़्यादा में, तो आप यहाँ पे इसको समझ सकते हो। WBC है जो, वो 2 तरीके की है, ग्रेनुलोसाइट, एग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट को फर्दर 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, न्यूट्रोफिल, ईसनोफिल, बेसोफिल। आग्रेनुलोसाइट को 2 भाग में, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। अब इनके हम कार्य को पढ़ेंगे, इनके वर्क को पढ़ेंगे, इनका क्या क्या काम होता है बॉडी के अंदर। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से न्यूट्रोफिल से। न्यूट्रोफिल ये है हमारा, न्यूट्रोफिल आर द मोस्ट अबंडेंट, सबसे ज़्यादा होती हैं, 60 से 65%, 60 to 65% होती हैं टोटल WBC के। बेसोफिल जो होती हैं सबसे कम होती हैं, 0.5 to 1% होती हैं। न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट, ये वाली और ये वाली, न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट जो होती हैं वो फैगोसाइटिक होती हैं। कैसी होती हैं? फैगोसाइटिक, यानी कि ये सेल को इंगल्फ करेंगी, खा लेंगी। सेल्स को, जो खराब सेल हैं या कोई सी सेल है या पैथोजेनिक सेल हैं, उनको क्या करेंगे? ये खा लेंगी। और डिस्ट्रॉय फॉरेन ऑर्गेनिज्म, और फॉरेन ऑर्गेनिज्म कोई भी होगा उसकी बॉडी को जो है उसको पूरा ख़त्म कर देंगी। अब आते हैं बेसोफिल के ऊपर। बेसोफिल सिक्रीट हिस्टामिन, सेरोटोनिन एंड हिपेरिन। जो बेसोफिल है वो 3 केमिकल्स को रिलीज करेगा, हिस्टामिन, सेरोटोनिन एंड हिपेरिन। याद कर लीजिए अच्छे से, हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हिपेरिन, जो कि इन्वॉल्व इन इन्फ्लामेटरी रिएक्शन। इन्फ्लामेटरी रिएक्शन जो होती हैं बॉडी के अंदर उसमें इन्वॉल्व होते हैं। इन्फ्लामेटरी यानी सूजन, जब सूजन आ जाती है तो वहाँ पे हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हिपेरिन रिलीज होते हैं। कौन रिलीज करता है? बेसोफिल सेल्स करती हैं। अब लास्ट है एक और, ईसनोफिल सेल। ईसनोफिल्स जो हैं 2 से 3% होती हैं और रेजिस्ट इन्फेक्शियस एंड आर आल्सो, जो कि इन्फेक्शन से रेजिस्ट करती हैं, रोकती हैं, लड़ती हैं और एसोसिएटेड रहती हैं एलर्जिक रिएक्शन से। लिम्फोसाइट जो हैं 20 से 25% हैं और मेजर दो तरह के लिम्फोसाइट होते हैं, बी और टी फॉर्म्स, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। बोथ बी एंड टी, जो दोनों लिम्फोसाइट हैं वो हमारे इम्यून सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जी हमारा यहाँ पर टॉपिक ख़त्म हो जाता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्लेटलेट्स का। प्लेटलेट्स आर आल्सो कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट। प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट के नाम से जानते हैं। ये एक सेल फ्रेगमेंट होता है हमारे बोन मैरो के अंदर,
उनको वहाँ से ये प्रोड्यूस होते हैं। कहाँ से? मेगा कैरियोसाइट्स बोला जाता है उनको। ब्लड नॉर्मली कंटेन, ब्लड में लगभग ये 1.5 लाख से 3.5 लाख यानी कि 1.5 लाख टू 3.5 लाख प्लेटलेट्स होती हैं पर मिलीमीटर क्यूब। प्लेटलेट्स कैन रिलीज वैरायटी ऑफ सब्सटेंस। प्लेटलेट्स में से ऐसे अलग अलग तरीके के सब्सटेंसेस रिलीज होते हैं जो कि आगे चल के इन्वॉल्व होते हैं कोगुलेशन ऑफ क्लॉटिंग, मतलब कोगुलेशन और क्लॉटिंग, यानी कि जो ब्लड का जो जमता है ब्लड जब चोट लगने के दौरान, वहाँ पर क्लॉटिंग कौन करवाएंगे? यही वो फैक्टर करवाएंगे जो कि यहाँ से निकलेंगे। ये रिडक्शन इन देयर नंबर, अगर इनका नंबर थ्रोम्बोसाइट का नंबर कम हो जाता है तो क्लॉटिंग डिसऑर्डर हो जाता है, जिसकी वजह से अगर चोट लग जाती है तो वहाँ पे एक्सेसिव लॉस यानी बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है ब्लड का हमारी बॉडी से, फ्रॉम द बॉडी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आने से पहले इसके कुछ मैं क्वेश्चन लगा रहा हूँ, 5-5 सेकंड के टाइम पे लगाऊंगा। आपको करना है तो कर लीजिए, अदरवाइज आप उनको स्किप कर सकते हैं। लेकिन मैं तो ये कहूँगा एक बार आप ज़रूर क्वेश्चन को सॉल्व करिए, इससे आपके स्कोर पर लगभग 80% का मुनाफा होगा। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं ब्लड ग्रुप के बारे में। एज यू नो, ब्लड ऑफ ह्यूमन बीइंग डिफर इन सर्टेन एस्पेक्ट थ्रू इट अपीयर्स टू बी सिमिलर। वेरियस टाइप्स ऑफ ग्रुपिंग ऑफ ब्लड हैज़ बीन डन। जो ब्लड है हमारा वो बहुत ज़्यादा डिफर होता है, अलग अलग होता है, अलग अलग एस्पेक्ट्स के हिसाब से देखा जाए तो। एक मिनट, थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा है ये। और हमारा जो डिफरेंट टाइप की जो ग्रुपिंग है ब्लड की, वो अलग अलग तरीके से उनको बांटा गया है। उसमें से 2 ग्रुपिंग है, एक है एबीओ ग्रुपिंग, जो हम उसको 2 ग्रुप में पढ़ेंगे। तो पहला है हमारा ग्रुपिंग में से एबीओ ग्रुपिंग एंड आरएच। एक कौन सी ग्रुपिंग है? आरएच। तो यही 2 को हम अभी पढ़ने वाले हैं और इन्हीं 2 का यूज होता है, वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन आएगा इस वाले टॉपिक से, एबीओ ग्रुपिंग से। एबीओ ग्रुपिंग इज बेस्ड ऑन प्रेजेंस और ऑब्सेंस ऑफ 2 सरफेस एंटीजन। 2 सरफेस एंटीजन होते हैं, यानी कि जो हमारी आरबीसी होती है उसके ऊपर 2 एंटीजन पाए जाते हैं। अगर वो हैं जो कि वो क्या करते हैं, वो इम्यूनिटी को इंड्यूस करते हैं और वहाँ पर आरबीसी के ऊपर वो पाए जाते हैं। ठीक है, आरबीसी के ऊपर ही होंगे, हमेशा होंगे तो ठीक है, नहीं होंगे तो ठीक है। होंगे तो हम उनका क्या नाम रखेंगे, नहीं होंगे तो क्या रखेंगे, वो हम आगे देखेंगे। तो कौन कौन से एंटीजन होते हैं? एंटीजन बेसिकली प्रोटीन ही होते हैं जो कि सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं, हम उनको एंटीजन बोलते हैं। नेमली ए एंड बी। कौन कौन से होते हैं? ए एंड बी। 2 सरफेस एंटीजन है, ए एंड बी। द प्लाज्मा ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल कंटेन 2 नेचुरल एंटीबॉडीज। जो सभी की जो इंडिविजुअल्स हैं उनकी जो बॉडी है उसमें प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा में 2 नेचुरल एंटीबॉडीज होती हैं, वो भी प्रोटीन ही है, जो कि एंटीजन के रिस्पॉन्स में प्रोड्यूस होते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडीज इन द 4 ग्रुप ऑफ ब्लड। जो डिस्ट्रीब्यूशन है एंटीजन का और एंटीबॉडीज का अलग अलग 4 ग्रुप में, जो ए बी एंड ओ है। ए बी एंड ओ हैं, और जो कि ये टेबल में दिया गया है, अभी हम टेबल को भी समझेंगे। यू प्रोबेबली नो डेट ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन एनी ब्लड कैन नॉट बी यूज्ड। जब हम दूसरे व्यक्ति को जब ब्लड हम डोनेट करते हैं, जहाँ पर उसको चढ़ाया जाता है, तो वहाँ पर हम कोई सा भी ब्लड यूज नहीं कर लेंगे। द ब्लड ऑफ डोनर हैज़ केयरफुली मैच्ड विद द ब्लड ऑफ रिसिपिएंट बिफोर एनी ब्लड ट्रांसफ्यूजन टू अवॉइड सीवियर प्रॉब्लम ऑफ क्लम्पिंग, डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी। हम प्रॉपर तरीके से पहले उसकी जांच करेंगे कि दोनों का ब्लड ग्रुप मैच हो रहा है या नहीं। अगर नहीं होता है और हम ब्लड को चढ़ा देते हैं तो वहाँ पर डिस्ट्रक्शन हो जाएगा आरबीसी का। आरबीसी जो है फूट जाएंगी या फिर जम जाएंगी, जो है क्लम्पिंग हो जाएगी। तो इस वजह से हमको चेक करना होगा पहले कि सही ब्लड है कि नहीं है। द डोनर कंपेटिबिलिटी इज आल्सो शोन इन 18.1। जो डोनर कंपेटिबिलिटी है वो इस पूरे फिगर में दिखाई गई है। हम देखते हैं इसको। सरफेस पर, आरबीसी की सरफेस पर अगर ए है एंटीजन, तो हम उस ब्लड ग्रुप को नाम देंगे ए ब्लड ग्रुप। एंटीजन कौन सा होगा? ए एंटीजन। अगर ए एंटीजन है तो एंटीबॉडी कौन सी होगी? बी होगी। यही याद रखना है आपको। अगर एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी बी होगी।
किस किस को दे सकता है, एएनटीएन वाला एएनटीएन वाले को दे सकता है, या फिर जिसके पास में एंटीजन होगा नहीं उसको दे सकता है, ठीक है। बी वाला किसको दे सकता है, एंटीजन जिसके पास में एंटीबॉडी ए होगी, जैसे कि बी है, बी ब्लड ग्रुप है, उसको दे सकता है, और ओ को भी दे सकता है, क्योंकि ओ के पास क्या नहीं है, ओ के पास कोई भी एंटीजन नहीं है। और ए बी कब नाम देंगे, जब सरफेस पर दोनों एंटीजन प्रेजेंट होंगे, तो वहाँ पर हम उसको नाम देंगे ब्लड ग्रुप ए बी, और एंटीजन होंगे ए और बी दोनों होंगे, और एंटीबॉडी जब दोनों एंटीजन है तो एंटीबॉडी कोई सी भी नहीं होगी। अब यहाँ पर जब एंटीबॉडी कोई सी भी नहीं है तो ये किसी को भी अपना ब्लड जो है दे सकता है, ए बी ओ किसी को भी। इसीलिए जो ओ ब्लड ग्रुप है ओ, वो क्या है, यूनिवर्सल डोनर है, और ए बी है वो क्या है, यूनिवर्सल रिसिपिएंट है। ये भी हम इस वाले पैराग्राफ में पढ़ेंगे। जो ओ ब्लड ग्रुप होता है उसके ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं होता है, लेकिन एंटीबॉडी दोनों होती हैं, ए और बी, इसीलिए ये केवल ओ को ही दे सकता है। मान लीजिए इसने ए वाले को दे दिया तो एंटीजन एंटीबॉडी ए से लड़ाई कर लेगा और वहाँ पर जो है क्लम्पिंग हो जाएगी। तो इसलिए ये टेबल समझना बहुत ज़रूरी है, इसको आप रट लीजिए, याद कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, समझ लीजिए। इसकी मैं ट्रिक भी आपको बताऊंगा, लेकिन अभी तो मैंने फ़िलहाल बनाई नहीं है, मुझे तो ये याद है, और आप भी जो है इसको याद कर ले तो ज़्यादा बेहतरीन होगा। फ्रॉम द अबव मेंशन्ड एविडेंट ग्रुप, ओ जो है ब्लड ग्रुप, वो किसी को भी पर्सन को अपना जो है ब्लड ग्रुप डोनेट कर सकता है, हैंस ओ ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर। इसीलिए ओ ब्लड ग्रुप को क्या बोला गया है, यूनिवर्सल डोनर बोला गया है। पर्सन ए बी, जो ए बी ब्लड ग्रुप है उसको यूनिवर्सल रिसिपिएंट बोला गया है, वो किसी से भी जो है रिसीव कर सकता है ब्लड को। तो आपका अगर ब्लड ग्रुप ए बी है तो बहुत अच्छी बात है, आपका अगर ओ है तो आप दाता बन करके जाइए और लोगों की जान बचाइए, और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है। अब हम आगे चलते हैं RH ग्रुपिंग की ओर। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं RH ग्रुपिंग एनदर एंटीजन। जो और दूसरा एंटीजन होता है वो कौन सा होता है, RH एंटीजन, सिमिलर टू वन प्रेजेंट इन रेसस मंकी, जो कि सबसे पहले देखा गया था रेसस मंकी में, तो तब से उसका नाम पड़ गया RH। तो इट इज आल्सो ऑब्जर्व ऑन द सरफेस ऑफ RBC ऑफ मेजोरिटी नियरली 80% ऑफ ह्यूमन। लगभग 80% ह्यूमंस के अंदर RBC पर RH जो है RH एंटीजन भी देखा जाता है। सच इंडिविजुअल्स आर कॉल्ड RH पॉजिटिव। जिनके अंदर ये देखा जाता है उनको RH पॉजिटिव मानते हैं, और जिनके अंदर नहीं होता है, ये एंटीजन एब्सेंट होता है, उनको बोलते हैं RH नेगेटिव। एन RH नेगेटिव पर्सन इफ एक्सपोज टू RH पॉजिटिव ब्लड, यानी कि किसी RH नेगेटिव पर्सन को RH पॉजिटिव ब्लड दिया जाएगा तो वहां पर स्पेसिफिक एंटीबॉडीज बनेंगी, किसके खिलाफ, RH एंटीजन के खिलाफ में। और जो RH ग्रुप शुड बी आल्सो बी मैच्ड बिफोर ट्रांसफ्यूजन, यानी कि ब्लड चढ़ाने से पहले और देने से पहले किसी को, वहां पर जो RH ग्रुप है उसको क्या किया जाता है, मिलाया जाता है। एक स्पेशल केस देखा जाता है RH इनकम्पेटिबिलिटी यानी मिसमैचिंग का। ए स्पेशल केस ऑफ RH इनकम्पेटिबिलिटी मिसमैचिंग हैज बीन ऑब्जर्व्ड बिटवीन द RH नेगेटिव ब्लड ऑफ प्रेग्नेंट मदर। जो प्रेग्नेंट मदर है उसका ब्लड ग्रुप कौन सा है, RH नेगेटिव है, और वहीं पर RH पॉजिटिव ब्लड ऑफ द फीटस, यानी कि उसके जो मदर है उसके जो पति रहे होंगे वो RH पॉजिटिव रहे होंगे, तो उसकी वजह से जो फीटस बना है मदर के अंदर वो कैसा है, RH पॉजिटिव है। समझते जाना, मेरी बात को एकदम गौर से सुनना। अब देखो ध्यान से, RH एंटीजन ऑफ द फीटस डू नॉट गेट एक्सपोज टू द RH नेगेटिव ब्लड ऑफ द मदर इन द फर्स्ट प्रेगनेंसी एज द टू ब्लड्स आर वेल सेपरेटेड बाय द प्लेसेंटा। RH पॉजिटिव है फीटस, RH नेगेटिव है मदर, एक ही बॉडी के अंदर दो ब्लड हैं, और दोनों को कौन सेपरेट कर रहा है, यहाँ पर प्लेसेंटा सेपरेट कर रही है, ठीक है। ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड, जब डिलीवरी हो जाएगी फर्स्ट चाइल्ड की, तो वहाँ पर थोड़ी थोड़ी पॉसिबिलिटी रहती है कि जो मैटरनल ब्लड है
टू स्मॉल अमाउंट ऑफ द RH पॉजिटिव ब्लड फ्रॉम द फीटस, यानी कि RH पॉजिटिव ब्लड है वो मदर के अंदर चला जाएगा। तो वहां पर होगा क्या, इन सच केसेस द मदर स्टार्ट प्रिपेयरिंग एंटीबॉडीज अगेंस्ट RH एंटीजन। तो मदर की बॉडी के अंदर तो एंटीजन है ही नहीं RH का। अगर कोई भी बाहर से एंटीजन जाएगा या RH एंटीजन गया तो वहां पर क्या होगा कि जो एंटीजन जो जाएगा तो उसके खिलाफ एंटीबॉडी बना लेगा उनकी बॉडी, मदर की बॉडी। अब मदर की बॉडी के अंदर इस RH एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी बन गई। अगर किसी के खिलाफ एंटीबॉडी बन गई तो वो साथ में नहीं रह पाएंगे, लड़ झगड़ के वो एक दूसरे को मार काट देंगे, ठीक है, ऐसा समझ लो। इन केस ऑफ इन केस ऑफ हर सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी, जब आने वाली कोई प्रेगनेंसी होगी, जो दूसरी या तीसरी कोई भी प्रेगनेंसी होगी, तो वहां पर क्या होगा, RH एंटीबॉडीज फ्रॉम द मदर, यानी कि जो फर्स्ट जब प्रेगनेंसी हुई थी उस टाइम पर जो भी RH के खिलाफ, जो एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी बनी थी, अब वहां पर वो काम करेंगी, एंटीबॉडी आ जाएंगी और जो RH पॉजिटिव फीटस है उसके अंदर जो है उसकी RBC को जो है डिस्ट्रॉय कर देंगी, फीटल RBC को मार देंगी और ये फेटल हो जाएगा, यानी कि जानलेवा साबित हो जाएगा, या फिर बहुत सीवियर एनीमिया हो जाएगा बेबी को, या फिर जॉन्डिस भी हो सकता है। तो इसी कंडीशन को बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। क्या बोलते हैं, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। अब इसमें क्या होता है, RH नेगेटिव मदर, RH पॉजिटिव फीटस या फादर। दिस कैन बी अवॉइडेड बाई एडमिनिस्ट्रेटिंग anti-RH एंटीबॉडीज टू द मदर। मदर को क्या देंगे, anti-RH एंटीबॉडीज देंगे, एंटीबॉडीज के खिलाफ वाले। तो एंटीबॉडीज जो है किल हो जाएंगी ऑफ द मदर इमीडिएटली आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड, जैसे ही डिलीवरी होगी फर्स्ट चाइल्ड की उसी टाइम पर। अब आप पढ़ेंगे कोगुलेशन ऑफ द ब्लड। हमारा ये वाला टॉपिक बहुत अच्छे से कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया है तो फिर इस चीज को दोबारा आप सुन सकते हो, देख सकते हो बैक करके। तो अभी हम पहुंच गए हैं कोगुलेशन ऑफ ब्लड में। अभी हम पढ़ेंगे कोगुलेशन ऑफ द ब्लड। तो यहाँ पर पढ़ेंगे हम कि किस तरीके से हमको चोट लग जाती है तो वहां पर एक काला थक्का जम जाता है, तो कैसे जम जाता है और क्यों जम जाता है। एज यू नो डेट वेन यू कट योर फिंगर और हर्ट योर सेल्फ, यानी आपको अपनी उंगली जो है कट जाती है या फिर किसी तरीके से चोट लग जाती है, योर बाउंड डज नॉट कंटिन्यू टू ब्लीड फॉर अ लॉन्ग टाइम। आपके साथ ऐसा नहीं होता कि आपको चोट लगी है तो आपका खून बहता ही जा रहा है, 2-3 दिन तक बंद ही नहीं हुआ। यूजुअली द ब्लड स्टॉप फ्लोइंग आफ्टर सम टाइम। आपने देखा होगा जो ब्लड है वो धीरे धीरे कुछ समय के बाद में बंद हो जाता है। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है। ब्लड एग्जिबिट कोगुलेशन और क्लॉटिंग इन रिस्पॉन्स टू इंजरी और ट्रॉमा, यानी कि इंजरी और ट्रॉमा हो जाता है तो ब्लड जो है कोगुलेट हो जाता है, यानी जम जाता है या फिर क्लॉटिंग हो जाती है। दिस मैकेनिज्म इज टू प्रिवेंट एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बॉडी से बहुत ज़्यादा ब्लड जो है लॉस ना हो, इसलिए ऐसा होता है। You would have observed a dark reddish brown scum formed at the site of cut or injury over the period of time. आपने देखा होगा कि किस तरीके से थोड़ी सी चोट लग जाने के बाद में वहाँ पर डार्क रेडिश ब्राउन का स्कम फॉर्म हो जाता है, या फिर जो इंजरी हो जाती है उसके बाद में एक थोड़े से समय के बाद में। और किस तरीके का हो जाता है थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा आपको। ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये रेडिश ब्राउन कलर का, ये रियल में एकदम साथ में प्रैक्टिकल होते चल रहा है अपना। तो देखिए यहाँ पे ये इस तरीके का ये रेडिश ब्राउन का स्कम बन गया है चोट लगने के बाद में। तो इसी तरीके का जो है बन जाता है जिससे कि आपका आगे ब्लड जो है लॉस नहीं होता है। अब ये कैसे होता है इस चीज को हम समझेंगे, और इस होता कैसे है ये 4 लाइनों में एनसीईआरटी ने समझाया है और इसको बोलते हैं हम कैस्केड प्रोसेस। तो होगा क्या है, जैसे आपको चोट लग गई तो वहां पर इट इज अ क्लॉट कोगुलम फॉर्म्ड मेनली और नेटवर्क ऑफ थ्रेड कॉल्ड फाइब्रिन। वहां पे फाइब्रिन्स होती हैं जो कि जाल टाइप की होती हैं, तो वो आ करके वहां पे उसमें डेड और डैमेज जो फॉर्म्ड एलिमेंट है वो वहां के आके उसमें फंस जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं। फाइब्रिन होंगे ऐसे जाली टाइप के होंगे, ऐसा समझ लीजिए कि ये फाइब्रिन है, ये आकर के चोट पे ऐसे लग गए।
अब इसके अंदर क्या होगा कि बहुत सारे जो फॉर्म्ड एलिमेंट हैं, यानी सेल वगैरह हैं, डेड सेल हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट है, वो आकर के इसमें फंस जाएंगे, ये जम जाएंगे। अब यहाँ से कुछ जो है निकल नहीं पाएगा। और इसी तरीके से ये बनता है, ये फाइब्रिन जो है इनएक्टिव फॉर्म में रहता है अपने ब्लड के अंदर। किस फॉर्म में? फाइब्रिनोजन के फॉर्म में। फाइब्रिनोजन के फॉर्म में रहता है, फाइब्रिन में बदल जाता है चोट वाली जगह पर। कैसे बदल जाएगा, किसके हेल्प से बदल जाएगा? ये बदल जाता है थ्रोम्बिन की हेल्प से। अब ये थ्रोम्बिन नया कहाँ से आ गया? ये आ गया प्रोथ्रोम्बिन से। अब प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदलने के लिए एक एंजाइम की जरूरत होती है, वो है थ्रोम्बोकाइनेज। बस सिंपल सा एक यही स्टेप है जो आपको अच्छे समझना है। फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदलने के लिए थ्रोम्बिन, और प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदलने के लिए थ्रोम्बोकाइनेज। बस यही दो चीजें, यहीं से आपके नीट में सवाल आ सकता है। अब इसको हम देखेंगे, ये 4 लाइनों में बस एक छोटी सी बात लिखी गई है और बहुत घुमा फिरा के, जो कि आपके समझ में नहीं आएगी, आप जल्दी से एक बार में पढ़ोगे तो। Which dead and damaged formed element blood are trapped, fibrin are formed, conversion of inactive fibrinogen in the plasma by the enzyme thrombin. Thrombin in turn formed from the another inactive substance present in plasma called prothrombin. प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बनेगा जो कि एक्ट करेगा किस पर? फाइब्रिनोजन पर। फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन बनेंगे। एन एंजाइम कॉम्प्लेक्स थ्रोम्बोकाइनेज, थ्रोम्बोकाइनेज यहाँ पे ये जो है जरूरत पड़ती है। इट इज रिक्वायर्ड द अबव रिएक्शन, दिस कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाय सीरीज ऑफ लिंक्ड एंजाइमेटिक रिएक्शन। एक दूसरे से लिंक है पूरी रिएक्शन, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? कैस्केड प्रोसेस बोलते हैं। इन्वॉल्विंग लार्ज नंबर ऑफ फैक्टर प्रेजेंट इन प्लाज्मा इन एक्टिव स्टेट, एंड इंजरी और ट्रॉमा स्टाइमुलेट द प्लेटलेट्स ऑफ द ब्लड रिलीज सर्टेन फैक्टर। जो ट्रॉमा है वहाँ पर जो प्लेटलेट्स हैं ब्लड की, वो कुछ ऐसे फैक्टर को रिलीज करवाएंगे जिसकी वजह से ये पूरा मैकेनिज्म जो है एक्टिवेट हो जाता है। और सर्टेन फैक्टर रिलीज बाय द टिश्यू, और जो है बहुत सारे फैक्टर जो हैं रिलीज किए जाते हैं टिश्यू के द्वारा इंजरी के साइट पर, और ये इनिशिएट कर देता है कोगुलेशन को। और यहाँ पर एक आयन बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है अपना, वो है कैल्शियम आयन। कैल्शियम आयन प्लेस ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द क्लॉटिंग, क्योंकि इसके बिना ये प्रोसेस जो है संभव नहीं है। कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि अगर हमारे पास में चोट लग गई है, हमने उसके ऊपर सूखा पाउडर, कैल्शियम पाउडर डाल दिया, तो जो प्रोसेस है वो तेज हो जाएगी, धीरे हो जाएगी? तो आपको पता है कैल्शियम आयन की वहाँ पे ज़रूरत होती है, तो प्रोसेस जो है तेज हो जाएगी। तो आपको इस तरीके के सवाल भी जो है मेनली पूछे जाएंगे, तो इसको अच्छे से याद कर लीजिए और लिख लीजिए। और ये वाला प्रोसेस जो है इसको आप अपनी कॉपी में लिख करके कहीं पर चिपका लीजिए, उसको याद कर लीजिए, ठीक है। बाकी इसमें और कुछ ज़्यादा नहीं है, एक कैल्शियम आयन और एक ये कैस्केड प्रोसेस। अब चलते हैं आगे हम लिम्फ फ्लूइड की ओर में। तो अभी हम यहाँ पे देखेंगे लिम्फ टिश्यू फ्लूइड, जिसका दूसरा नाम है टिश्यू फ्लूइड को ही हम लिम्फ बोलते हैं। एज द ब्लड पासेस थ्रू द कैपिलरीज इन टिश्यू, जैसे जैसे ब्लड पास होता है टिश्यूज के अंदर, कैपिलरीज में, सम वाटर along with many small water soluble substance move out in the spaces between the cells of tissue, leaving the larger protein and most of the formed element in the blood vessel। यानी कि जो बड़े बड़े प्रोटीन के पार्टिकल हैं, लार्जर प्रोटीन है जो उनको छोड़ करके, और किसको? फॉर्म्ड एलिमेंट को छोड़ के, फॉर्म्ड एलिमेंट और लार्जर प्रोटीन को छोड़ के, उसमें से जो वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस है और वाटर, वो बाहर आ जाता है। कहाँ पे आ जाता है? बाहर, टिश्यू में आ जाता है, टिश्यू में। दिस फ्लूइड रिलीज आउट इज कॉल्ड द इंटरस्टिशियल फ्लूइड और टिश्यू फ्लूइड। इसी फ्लूइड को बोलते हैं हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड या फिर टिश्यू फ्लूइड। इट हैज सेम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन एज दैट इन प्लाज्मा। इसके अंदर वही कंपोजिशन होता है जो कि प्लाज्मा के अंदर होता है। एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट गैसेस, इसके अंदर भी न्यूट्रिएंट और गैसेस का एक्सचेंज होता है। बिटवीन द ब्लड एंड द सेल्स अवे ऑलवेज अकर थ्रू दिस फ्लूइड, जो कि ब्लड और सेल्स के बीच में होता है। एन एलाबोरेट नेटवर्क ऑफ वेसल, एक बहुत बड़ा नेटवर्क होता है वेसल्स का, जिनको हम लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं, और वही कलेक्ट करती हैं इसी फ्लूइड को और वापस से कहाँ भेज देती हैं? जो बड़ी बड़ी मेजर वेन्स हैं उनके अंदर। हमको पता है वेन से ब्लड जो है वापस जाता है हमारे हार्ट की ओर, तो उसी के अंदर वो कनेक्ट होती हैं वापस से ब्लड, जो हमारा जो
टिश्यू फ्लूइड था ये वापस कहाँ जाएगा, वेन्स में, वेन्स के थ्रू होकर के डायरेक्ट ब्लड में मिल जाएगा। द फ्लूइड प्रेजेंट इन लिम्फेटिक सिस्टम इज कॉल्ड लिम्फ। जो भी फ्लूइड प्रेजेंट होगा लिम्फेटिक सिस्टम यानी कि इन वेन्स के अंदर, जो लिम्फेटिक ये इलाबोरेट नेटवर्क है इसके अंदर, उसको बोलेंगे हम लिम्फ। लिम्फ इज अ कलरलेस फ्लूइड। कैसा फ्लूइड होता है, कलरलेस फ्लूइड होता है। कंटेनिंग स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट, उसमें कुछ स्पेशल लिम्फोसाइट होती है। लिम्फोसाइट क्या है, सेल्स हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून रिस्पॉन्स, वही हमारे इम्यून रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है हमारे बॉडी के लिए। लिम्फ इज द आल्सो एन इम्पोर्टेंट कैरियर फॉर न्यूट्रिएंट हार्मोन। लिम्फ एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट कैरियर है न्यूट्रिएंट और हार्मोन्स के लिए। फैट्स आर एब्जॉर्ब्ड थ्रू लिम्फ इन द लैक्टिल्स प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइनल विलाई। जब हम खाना खाते हैं उसमें कुछ फैट वाली चीज़ें खा लेते हैं, वो कहाँ से एब्जॉर्ब होती हैं, वो भी एब्जॉर्ब होती है वो लिम्फ इन द लैक्टिल्स। जो लिम्फ होती हैं, जो लिम्फ होता है लैक्टिल्स के अंदर, वहीं से वो उसको कलेक्ट करता है। कहाँ पर प्रेजेंट होता है, इंटेस्टाइनल विलाई में होता है। तो हमारा ये वाला टॉपिक भी कंप्लीट हो जाता है, टिश्यू फ्लूइड, लिम्फ। अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक सर्कुलेटरी पाथवे की ओर, और हम इसको अब जो है ख़त्म करेंगे। फिर उसके बाद में हम पढ़ेंगे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, जो हमारा ये पाठ जो है, ये पाठ्यक्रम है, जो हमारा चैप्टर है, उसकी जान है। इसके क्वेश्चन वगैरह हैं, मैं कोशिश करूंगा बीच में लगा दूं, लेकिन अगर नहीं लग रहे हैं इसका मतलब मैंने लास्ट में इसको पूरे लगा दूंगा, या फिर एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां पर आपको इसका पूरा पीडीएफ मिल जाएगा पीवाईक्यू का, तो आप उसको एक बार सॉल्व जरूर कर लेना। अभी हम पढ़ेंगे सर्कुलर पाथवे। सर्कुलर पैटर्न आर ऑफ टू टाइप। सर्कुलर पैटर्न कितने तरीके के होते हैं, दो तरीके के होते हैं, ओपन और क्लोज्ड। ओपन होता है एक और एक क्लोज होता है। अब हम इसको समझेंगे ओपन और क्लोज कैसे होते हैं। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट इन आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्क। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहाँ होता है, आर्थ्रोपोड्स में होता है और मोलस्क में होता है। इन विच ब्लड इज पम्प्ड बाई हार्ट। जो ब्लड जो है पंप किया जाता है हार्ट से, पासेस थ्रू लार्ज वेसल। कहाँ से पास होता है, लार्ज वेसल से, इनटू ओपन स्पेसेस। कहाँ पे पंप किया जाएगा, लार्ज वेसल्स के द्वारा। एक जैसे हम लोग एक कुआं से पानी निकाल के ऐसे खुला छोड़ देते हैं, उसी तरीके से ओपन स्पेसेस में छोड़ दिया जाएगा। और बॉडी कैविटीज कॉल्ड साइनसेस। जहां पे बॉडी कैविटी होगी, खाली जगह होगी, वहीं पे छोड़ देंगे, उसी को हम बोलते हैं साइनसेस। एनिलीड एंड कॉर्डेट्स हैव, जो एनिलीड्स हैं और कॉर्डेट्स हैं, उनके अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। इन विच द ब्लड पंप्ड बाय द हार्ट। जो ब्लड पंप किया जाता है हार्ट के द्वारा, इज ऑलवेज सर्कुलेटेड थ्रू अ क्लोज नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स। जो कि क्लोज नेटवर्क होता है, एक साइड से जाएगा, दूसरे साइड से वापस आ जाएगा। दिस पैटर्न इज कंसिडर टू बी मोर एडवांटेजनस एज फ्लो ऑफ फ्लूइड कैन बी मोर प्रिसाइसली रेगुलेटेड। इस तरीके के नेटवर्क में होता क्या है कि हम ब्लड को अच्छी तरीके से रेगुलेट कर पाते हैं। ऑल वर्टिब्रेट पोसेस अ मस्कुलर चेम्बर्ड हार्ट। सभी वर्टिब्रेट्स के पास एक मस्कुलर चेम्बर्ड हार्ट होता है, यानी कि चेम्बर होते हैं, और किसका बना हुआ होता है, मसल का बना हुआ होता है। फिशेस हैव एंड टू चेम्बर्ड हार्ट। जो फिशेस हैं उनके पास में दो चेम्बर्ड का हार्ट होता है, जिसमें एक एट्रियम और एक वेंट्रिकल होता है। वहीं पर बात करें एम्फीबियंस की, तो एम्फीबियंस एंड द रेप्टाइल्स। एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स में क्रोकोडाइल भी आता है, लेकिन क्रोकोडाइल यहाँ पे एक्सेप्शन है, इस चीज को विशेष ध्यान रखना है। और यही बात हम एनिमल किंगडम में भी पढ़ते हैं कि क्रोकोडाइल के अंदर सवाल आता है, वहां पे पूछा जाता है। तो हमको पता होता है रेप्टाइल्स के अंदर 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है, लेकिन क्रोकोडाइल का एक ऐसा मेमल्स है जिसके अंदर, सॉरी मेमल्स नहीं, रेप्टाइल्स है, जिसके अंदर 4 चेम्बर्ड का हार्ट होता है। ठीक है, हैव 3 चेम्बर्ड हार्ट विथ एन 2 ऑरिकल, 2 एट्रिया एंड अ सिंगल वेंट्रिकल। जहां पर एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स के अंदर कौन 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है, जिसमें 2 एट्रियम होते हैं और 1 वेंट्रिकल होता है। लेकिन क्रोकोडाइल, बर्ड एंड मेमल्स, यानी कि क्रोकोडाइल ये रेप्टाइल्स है, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन है, तो यहाँ पे आ गया है। और क्रोकोडाइल, बर्ड एंड मेमल, उनके पास में 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है, जिन पर 2 एट्रिया 2 वेंट्रिकल होते हैं। इन फिशेस द हार्ट पंप आउट और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विच इज ऑक्सीजनेटेड बाय द गिल्स। फिशेस में क्या होता है, जो हार्ट कौन सा ब्लड को पंप करेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करेगा, फिर वो ऑक्सीजनेटेड होगा कहाँ, गिल्स में आकर के, एंड सप्लाई टू द बॉडी पार्ट्स, फिर वो डायरेक्ट वहीं से सप्लाई हो जाएगा बॉडी में। वेयर द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज रिटर्न टू द हार्ट।
जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लौट करके आएगा हार्ट में और डायरेक्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही पंप हो जाएगा। इसको बोलते हैं सिंगल सर्कुलेशन। इन एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में द लेफ्ट एट्रियम रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो लेफ्ट एट्रियम होता है, ध्यान से गौर फरमाया, लेफ्ट एट्रियम रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द गिल्स, कहां से आएगा, गिल्स या फिर लंग्स या फिर स्किन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड राइट एट्रियम गेट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो राइट एट्रियम होगा वहां पर आएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। हाउएवर दे गेट मिक्स्ड अप टू सिंगल वेंट्रिकल, क्योंकि सिंगल वेंट्रिकल है तो वहां पे क्या हो जाएगा, वो मिक्सिंग हो जाएगी ब्लड की, तो इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। यानी 3 चैम्बर्ड हार्ट वाले जो भी प्राणी हैं उनको हम बोलेंगे इनके अंदर क्या है, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है। द बर्ड एंड मेमल्स, अब हम बर्ड और मेमल्स की बात करें तो ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है रिसीव्ड बाय द लेफ्ट एंड राइट एट्रिया रिस्पेक्टिवली, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ आएगा, वो आएगा लेफ्ट में, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो राइट एट्रिया में आएगा, ठीक है। तो अभी इसके बारे में हम और अच्छे से पढ़ेंगे, इसी को तो हमको पढ़ना है। वेंट्रिकल ऑफ द सेम साइड, तो वेंट्रिकल पंप इनटू विदाउट एनी मिक्सिंग अप, वेंट्रिकल इसको पंप करेगा विदाउट एनी मिक्सिंग, यानी कोई मिक्सिंग नहीं होगी, ऑक्सीजनेटेड अलग है तो अलग ही रहेगा और डीऑक्सीजनेटेड अलग है तो अलग रहेगा। 2 सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवे आर प्रेजेंट इन दीज ऑर्गेनिज्म, 2 अलग अलग सर्कुलेटरी पाथवे होते हैं ये ऑर्गेनिज्म में, यहाँ पे ब्लड की मिक्सिंग नहीं होती है, और दीज एनिमल हैव डबल सर्कुलेशन, इसीलिए यहाँ पर हम बोलते हैं कि कौन सा सर्कुलेशन है, डबल सर्कुलेशन है। लेट अस स्टडी ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। ये है हमारा ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, अभी हम इसकी शुरुआत करते हैं। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम आल्सो कॉल्ड ब्लड वस्कुलर सिस्टम, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को ही बोलते हैं ब्लड वस्कुलर सिस्टम। कंसिस्ट ऑफ अ मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट, इसमें होता है एक मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट, ए नेटवर्क ऑफ क्लोज्ड ब्रांचिंग ब्लड वेसल्स एंड ब्लड, यानी कि इसमें क्लोज ब्रांच होती हैं ब्लड की और वेसल्स की, और ब्लड भी होता है जो कि इसमें फ्लूइड की तरह बहता है, सर्कुलेट होता है। हार्ट इज मीजोडर्मली ड्राइव्ड ऑर्गन, हार्ट कैसा है, मीजोडर्मली ड्राइव्ड ऑर्गन है। इज सिचुएटेड इन द थोरेसिक कैविटी, कहाँ प्रेजेंट होता है, थोरेसिक कैविटी के बीच में होता है। इन बिटवीन 2 लंग्स, 2 लंग्स के बीच में होता है। स्लाइटली टिल्टेड टू द लेफ्ट, लेफ्ट की साइड में थोड़ा सा झुका होता है। इट हैज द साइज ऑफ क्लेंच्ड फिस्ट, क्लेंच्ड फिस्ट यानी इस तरीके से आप इसको मुट्ठी को बांधेंगे और इस तरीके से देखोगे, यानी हमारे हार्ट का साइज लगभग इतना बड़ा होता है, ठीक है। इन क्लोजिंग इट इज प्रोटेक्टेड बाय डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनस बैग, 2 डबल वॉल्ड जो है मेम्ब्रेनस बैग है, यानी कि सिक्योरिटी इसकी पूरी डबल है, और पेरिकार्डियम उसका नाम है। इनक्लोजिंग द पेरिकार्डियल फ्लूइड, और उन दोनों के बीच में एक फ्लूइड भरा रहता है जिसका नाम है पेरिकार्डियल फ्लूइड। अवर हार्ट हैज 4 चैम्बर, अपने हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं। 2 रिलेटिवली स्मॉल अपर, छोटे ऊपर होते हैं, वो होते हैं थोड़ा छोटे होते हैं इसलिए स्मॉल लिखा है, स्मॉल अपर चैम्बर कॉल्ड एट्रिया, उनको हम एट्रिया के नाम से जानते हैं। कई किताबों में ऑरिकल लिखा रहता है, कई किताबों में एट्रिया भी लिखा रहता है, ठीक है। 2 लार्जर लोअर चैम्बर, यानी नीचे वाले थोड़े से बड़े होते हैं, लार्जर होते हैं। चैम्बर कॉल्ड वेंट्रिकल, उनको बोलते हैं वेंट्रिकल्स। ए थिन मस्कुलर वॉल कॉल्ड द इंटर एट्रियल सेप्टम, जो थिन मस्कुलर वॉल होती है, कैसी, थोड़ी पतली होती है। सेप्टम सेपरेट द राइट एंड लेफ्ट एट्रिया, यानी कि राइट और लेफ्ट एट्रिया को ऊपर वाले जो चैम्बर को अलग करने वाली जो भीत होती है उसका नाम होता है इंटर एट्रियल सेप्टम, जो कि थोड़ी पतली होती है। वेरा थिक वॉल्ड, यानी कि जो थोड़ी मोटी होती है वो कहाँ नहीं होती है, नीचे वेंट्रिकुलर सेप्टम होती है, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, 2 सेप्टम के बीच में। सेपरेट द लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल, दोनों को अलग अलग करती है, सेपरेट करती है। द एट्रियम एंड द वेंट्रिकल ऑफ द सेम साइड, यानी कि सेम साइड के ऊपर वाला एट्रियम, नीचे वाला वेंट्रिकल, उसको भी कोई अलग करने वाली कोई दीवार होगी, कोई पार्ट होगा, मेम्ब्रेन होगी। इट इज सेपरेटेड बाय थिक फाइब्रस टिश्यू कॉल्ड, वो फाइब्रस टिश्यू होता है, उसको बोलते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। क्या बोलते हैं, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, तो इसको याद रखना है। हाउएवर ईच ऑफ दी सेप्टा इज प्रोवाइडेड विद द ओपनिंग थ्रू व्हिच द 2 चैम्बर ऑफ द सेम साइड आर कनेक्टेड बाय द कनेक्टेड,
जो दोनों सेप्टम होते हैं ऊपर नीचे वाले, वो दोनों में ब्लड फ्लो होता है तो किसी न किसी चीज से कनेक्टेड होंगे। कोई नल वगैरह लगा होगा? नहीं, नल नहीं है। ओपनिंग होती है, उस ओपनिंग का नाम होता है प्रॉपर, उस नाम को याद करना है। तो ओपनिंग बिटवीन द राइट एट्रियम एंड द राइट वेंट्रिकल, यानी कि राइट साइड से नीचे जाने के लिए वेंट्रिकल में एक वाल्व होता है। वाल्व का नाम है, तो वो 3 मस्कुलर फ्लैप्स या कस्प से बना होता है, फ्लैप्स या कस्प से, उसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। और दूसरी साइड जहां पर ये अपन ने राइट की बात ले, लेफ्ट में बाइकस्पिड वाल्व होता है, या फिर उसको दूसरा नाम है मित्रल वाल्व, उसमें 2 कस्प होते हैं। ओपनिंग बिटवीन द लेफ्ट एट्रियम एंड द लेफ्ट ऑर्टिकल, द ओपनिंग ऑफ द राइट एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल इनटू। अब जो दोनों की नीचे वेंट्रिकल में, यानी कि ऊपर से ब्लड एट्रियम में आया, इधर से भी एट्रियम में आ जाएगा लंग्स से, अब इसके बाद में वेंट्रिकल में आ जाएगा, यहां भी वेंट्रिकल में। अब कहां जाएगा? अब ये जाएगा, एक तरफ से जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में और दूसरी तरफ से जाएगा अरोटा में, ठीक है। तो एक तरफ से जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में और दूसरी तरफ अरोटा रिस्पेक्टिवली, यानी कि एक साइड से आर्टरी में जाएगा पल्मोनरी आर्टरी एंड अरोटा। आर प्रोवाइडेड विद द सेमी लूनर वाल्व, और वहां पे कौन से वाल्व काम करेंगे? सेमी लूनर वाल्व काम करेंगे। द वाल्व इन द हार्ट अलाउ द फ्लो ऑफ ब्लड ओनली इन वन डायरेक्शन, जो वाल्व होते हैं वो अलाउ करते हैं केवल वन डायरेक्शन में ब्लड का फ्लो को, ठीक है। फ्रॉम द एट्रिया टू द वेंट्रिकल, एट्रिया से वेंट्रिकल की ओर, वेंट्रिकल से एट्रिया नहीं जाएगा। फ्रॉम द वेंट्रिकुलर टू द पल्मोनरी आर्टरी ऑफ द अरोटा, एट्रिया से वेंट्रिकल जाएगा, वेंट्रिकल से सीधा पल्मोनरी आर्टरी या फिर अरोटा में जाएगा। दीज वाल्व प्रिवेंट एनी बैकवर्ड फ्लो, ये वाल्व जो होते हैं वो किसी भी बैकवर्ड फ्लो को रोकते हैं। द एंटायर हार्ट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल, पूरा हार्ट जो है कार्डियक मसल का बना हुआ है, एक स्पेशल मसल होती है, इसी को बोलते हैं कार्डियक मसल। द वॉल ऑफ वेंट्रिकल आर मच थिकर देन दैट ऑफ एट्रिया, जो वाल होती है, जो दीवार होती है वेंट्रिकल की, वो बहुत ज्यादा मोटी होती है एट्रिया के अपेक्षा अगर देखा जाए तो। स्पेशलाइज्ड कार्डियक मस्कुलेचर कॉल्ड नोडल टिश्यू, एक उसमें मस्कुलेचर होता है, मसल्स के बना हुआ एक टिश्यू होता है, उसको बोलते हैं नोडल टिश्यू, जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड होता है हार्ट के अंदर अलग अलग जगह पर। किस तरीके से होता है इसको भी देखते हैं। ए पैच ऑफ दिस टिश्यू प्रेजेंट इन राइट अपर कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम, राइट एट्रियम के थोड़ा सा राइट अपर कॉर्नर में ये टिश्यू का एक गुच्छा छोटा सा प्रेजेंट होता है, इसको बोलते हैं साइनो एट्रियल नोड, SAN। अनदर मास ऑफ दिस टिश्यू सीन इन द लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम, राइट एट्रियम के थोड़ा सा नीचे साइड में लोअर लेफ्ट कॉर्नर में, ठीक है। वहां पर कौन होगा? एट्रियो वेंट्रिकुलर नहीं, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, वहां पे कौन सा होगा? एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड होगा। ए बंडल ऑफ नोडल फाइबर, एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल, एबी बंडल, इसको क्या बोलते हैं? एबी बंडल बोलते हैं। कंटिन्यू फ्रॉम ABN विच पासेस थ्रू द एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टा टू इमर्ज ऑन द टॉप ऑफ एंटीरियर वेंट्रिकुलर सेप्टा, इमीडिएटली डिवाइड इनटू राइट एंड लेफ्ट बंडल। अब देखो मैं यहाँ पे चलता हूँ पुराने वाले पेज पर। ये है बेटा ऐसे नोड, ठीक है। ये ऊपर देखो, ऊपर है ये ऐसे नोड, ये है एबी नोड। एबी नोड से देखो ये एक जा रहा है सेप्टम, इसी को बोलते हैं, ये एक मसल का ये एक पार्ट जा रहा है टिश्यू का, और इसी को बोलते हैं बंडल ऑफ हिज। और ये आगे चल के लेफ्ट और राइट में दोनों साइड में बढ़ जाएगा, ठीक है, और पतला होता जाएगा, और ये बढ़ जाएगा, पूरे हार्ट में डिवाइडेड रहेगा। इसको बोलते हैं पुरकिंजे फाइबर, ठीक है। समझ गए आप लोग? तो यही सब बात यहाँ पे जो है इन्हें लिखी है। तो ये मस्कुलेचर एट रिस्पेक्टिव ऑल साइड्स एंड द कॉल्ड पुरकिंजे फाइबर्स, उनको बोलते हैं पुरकिंजे फाइबर। द नोडल मस्कुलेचर हैज़ एबिलिटी टू जनरेट एक्शन पोटेंशियल, देखो यही खासियत है ये नोडल टिश्यू की, ये इसके अंदर एबिलिटी होती है, क्षमता होती है। किस चीज़ की क्षमता? जनरेट एक्शन पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करता है विदाउट एक्सटर्नल स्टिमुलाई, कोई भी बाहर का स्टिमुलाई बिना लगाए। आपका दिल के लिए कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई की ज़रूरत पड़ती है क्या? नहीं पड़ती। आपको लगता है हाँ भाई अब आपको लगेगा कि नहीं अभी धड़कना बंद हो जाना चाहिए, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। इट इज ऑटो एक्साइटेबल, अपने आप एक्साइट होता है ये।
However, the number of action potential that could be generated in a minute vary at different parts of the nodal system. जो एक्शन पोटेंशियल उसमें जनरेट होते हैं वही बहुत कम टाइम पर बहुत जल्दी होते हैं और डिफरेंट पार्ट के लिए चले जाते हैं। ठीक है, एक जगह से जनरेट होगा फिर वो ट्रांसफ़र हो जाएगा दूसरी जगह के लिए। द SAN साइनोएट्रियल नोड कैन जनरेट मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल। जो SA नोड है वो जनरेट करता है मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल 70 to 75 पर मिनट। ठीक है, एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग एंड मेंटेनिंग द रिदमिक कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। इसी की वजह से जो है हार्ट अपना धड़कता है और कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी चलती रहती है हार्ट के अंदर। देयरफॉर इट इज अ कॉल्ड पेस मेकर। तो ये ऐसे नोड क्या है? पेस मेकर है हार्ट का। तो अगर कोई पूछे आपसे कि पेस मेकर ऑफ हार्ट क्या है तो आपको सिंपली बता देना है SA नोड। अवर हार्ट नॉर्मली बीट, हमारा जो हार्ट है वो 70 से 75 टाइम यानी 70 to 75 टाइम्स इन अ मिनट। एवरेज उसका निकालोगे तो 72 बीट्स पर मिनट आएगी। और इसी के साथ में ये हमारा इसको हम समझ लेते हैं। और अब हम पढ़ेंगे कार्डियक साइकिल किस तरीके से चलती है। और उसके बाद में इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के बाद में उसमें से थोड़ी चीज़ें और पढ़ेंगे, वेन वगैरह के बारे में, आर्टरीज के बारे में। फिर हमारा चैप्टर समाप्त हो जाएगा डिसीज़ को पढ़ के। और अभी हम चालू करते हैं कार्डियक साइकिल को। हाउ डज हार्ट इज फंक्शन, मतलब अपना हार्ट जो है किस तरीके से फंक्शन करता है। लेट अस टेक अ लुक टू बिगिन विद ऑल द 4 चैम्बर ऑफ हार्ट आर इन रिलैक्स स्टेज। ऐसा आप समझ लीजिए कि आपके चारों चैम्बर हार्ट के रिलैक्स के स्टेज में है, मतलब अभी वो कोई काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, दे आर इन जॉइंट डायस्टोल। उस वक्त हम उसको क्या बोलेंगे जब रिलैक्स वाले स्टेट में होंगे? जॉइंट डायस्टोल। क्या बोलेंगे? जॉइंट डायस्टोल। धीरे धीरे समझते हैं ना, बहुत अच्छे से समझा दूंगा। एज द ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व आर ओपन, उस टाइम पर ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व हैं वो हमारे ओपन रहेंगे। ठीक है, ब्लड फ्रॉम द पल्मोनरी वेन एंड वेना कावा। जो पल्मोनरी वेन यानी कि कहाँ से ब्लड आ रहा होगा? ये ब्लड आ रहा होगा हमारे लंग्स से। और वेना कावा से जो ब्लड आएगा वो लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल के अंदर चला जाएगा। ठीक है, आराम से चला जाएगा, खुले होंगे वो उस टाइम पर। थ्रो द लेफ्ट एंड राइट एट्रिया, कहाँ से होकर के आएगा? लेफ्ट एंड राइट एट्रिया से होकर के आएगा और वेंट्रिकल्स में चला जाएगा, क्योंकि उस टाइम पे वो क्या है? ओपन है। द सेमी लूनर वाल्व आर क्लोज एट दिस स्टेज, उस टाइम पर जो सेमी लूनर वाल्व हैं वो बंद रहेंगे। समझ गए? यानी कि चारों जो अपने दोनों वाल्व हैं वो खुले हैं, मित्रल वाल्व और अपना ट्राइकस्पिड वाल्व वो खुले हुए हैं। ब्लड वेना कावा से भी आ रहा है और पल्मोनरी वेन से भी आ रहा है, वो डायरेक्ट एट्रिया से होते हुए वेंट्रिकल में जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा? ऐसे नोड क्या करेगा? एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा। हमको पता है ऐसे नोड को कहीं बाहर के स्टिमुलाई की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही ऐसा काम कर लेता है, तो वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा। उसके बाद में क्या होगा? स्टाइमुलेट बोथ एट्रिया, दोनों एट्रियम एक साथ स्टाइमुलेट होंगे और साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन यानी दबेंगे। क्या होंगे? दबेंगे। जब उनके अंदर दबाव पड़ेगा, जब वो दबेंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे, तो उसको बोलेंगे हम एट्रियल सिस्टोल। क्या होगा? एट्रियल सिस्टोल। दिस इंक्रीज द फ्लो ऑफ ब्लड इनटू वेंट्रिकल बाय अबाउट 30%। जो इंक्रीज हो जाएगा ब्लड के जो जाना इंक्रीज हो जाएगा, कहाँ से? एट्रियम से वेंट्रिकुलर में। जब एट्रियम दबेंगे उस टाइम पे 30% से बढ़ जाएगा वेंट्रिकुलर जो ब्लड है वो जाना बढ़ जाएगा। द एक्शन पोटेंशियल इज कंडक्टेड टू द वेंट्रिकुलर साइड बाय द AVN and AV bundle from where the bundle of heat transmit it through द एंटायर वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर। जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया था SAN ने वो AVN और AV बंडल से होते हुए बंडल ऑफ हिज से पुरकिंजे फाइबर में फैल करके पूरे वेंट्रिकल में चला जाएगा। दिस कॉज, उस टाइम पर जब वो चला जाएगा उस टाइम पर होगा वेंट्रिकुलर सिस्टोल, यानी वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा और वेंट्रिकल हमारे कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। एट्रिया अंडर को रिलैक्सेशन, उस टाइम पर एट्रिया के साथ में क्या हो रहा होगा?
वो रिलैक्सेशन फील कर रहा होगा, रिलैक्स हो जाएगा, उसके अंदर कोई भी सिस्टोल नहीं होगा, वो एकदम डायस्टोल कंडीशन में आ जाएगा। कोइंसाइडिंग विद वेंट्रिकुलर सिस्टोल, यानी जो क्या बोलेंगे एट्रियल सिस्टोल है वो किससे कोइंसाइड होएगा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल से। वेंट्रिकुलर सिस्टोल इंक्रीज द वेंट्रिकुलर प्रेशर, जो वेंट्रिकुलर जब कॉन्ट्रैक्ट होगा, दबेगा, उस टाइम पे वेंट्रिकुलर के अंदर प्रेशर बन जाएगा। और जो क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व, जो क्लोज हो जाएंगे उस प्रेशर की वजह से, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व अपने आप जो है बंद हो जाएंगे। वो उससे क्या होगा, बैक फ्लो नहीं होगा ब्लड का इनटू द एट्रियम में, बैक फ्लो नहीं जाएगा। एज द वेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीजेज, जब वेंट्रिकुलर का प्रेशर बढ़ जाएगा तो उसके वजह से सेमी लूनर वाल्व हैं वो उनके जो है वो खुल जाएंगे। पल्मोनरी आर्टरी राइट साइड एंड एरोटा लेफ्ट साइड आर फोर्स्ड ओपन, वो एकदम दबाव की वजह से वो जो है खुल जाएंगे। allowing the blood in the ventricular to flow through these vessels into the circulatory pathway, तो इस तरीके से जो है सर्कुलेटरी पाथवे में ब्लड है वो सर्कुलेट करता चले जाएगा। मुझे थोड़ा अभी बोलने में दिक्कत हो रही है क्योंकि मेरे मुंह में जो है बहुत ज़्यादा छाले हो गए हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा आराम से बोल रहा हूँ। तो आप लोग नहीं हैं तो वीडियो को 1.25x पे कर लेना, क्योंकि थोड़ी दिक्कत की वजह से, लेकिन वीडियो क्या है पेपर पास में आने वाले हैं इसलिए वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है। द वेंट्रिकल नाउ रिलैक्स, उस टाइम पर क्या हो जाएगा, उसके बाद में वेंट्रिकल जो है रिलैक्स हो जाएंगे। वेंट्रिकुलर डायस्टोल उसको बोलेंगे, उस कंडीशन को वेंट्रिकुलर डायस्टोल। एंड द वेंट्रिकुलर प्रेशर फॉल्स कॉजिंग द क्लोजर ऑफ सेमिलुनर वाल्व, जब 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 प्रेशर जो है कम हो जाएगा तो अपने आप जो है कौन बंद हो जाएंगे, सेमिलुनर वाल्व जो है बंद हो जाएंगे। और जब बंद हो जाएंगे तो प्रिवेंट कर देंगे क्या, बैक फ्लो जो है बंद हो जाएगा, आएगा नहीं, वो आगे चला जाएगा। उसके बाद में सेम वेंट्रिकुलर प्रेशर डिक्लाइन फर्दर, ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल्व ओपन एंड पुश्ड ओपन बाय द प्रेशर इन आर्टरिया। उस टाइम पे क्या हुआ होगा, उनके अंदर जो है ब्लड भर जाएगा एट्रियम के अंदर और वो उनके गेट जो है खुल जाएंगे, यानी बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व जो है ओपन हो जाएंगे उनके अंदर। उस टाइम पे ब्लड भर गया होगा और फिर से सभी कुछ रिलैक्स हो जाएगा, सब पूरा रिलैक्स हो जाएगा कुछ टाइम के लिए। द ब्लड नाउ वंस मूव्स फ्रीली इन द वेंट्रिकल, आराम से वेंट्रिकल में ब्लड आता रहेगा। द वेंट्रिकल एंड एट्रिया नाउ अगेन इन द जॉइंट डायस्टोल, जो एट्रियम है और जो वेंट्रिकल है वो फिर से एक बार दोनों रिलैक्स की स्थिति में आ जाएंगे, यानी कि वहाँ पर फिर से हम बोल सकते हैं एक जॉइंट डायस्टोल आ गया है। और फिर एक बार ऐसे नोड एक एक्शन पोटेंशियल नया जनरेट करेगा तो एक नई साइकिल स्टार्ट हो जाएगी और इसी साइकिल को हम बोलते हैं कार्डियक साइकिल। क्या बोलते हैं, इसी साइकिल को हम बोलते हैं कार्डियक साइकिल। दिस सीक्वेंस इवेंट हार्ट विच साइक्लिकली रिपीट कॉल्ड कार्डियक साइकिल, इसको हम क्या बोलते हैं, कार्डियक साइकिल। इट कंसिस्ट ऑफ सिस्टोल एंड डायस्टोल बोथ ऑफ एट्रिया एंड वेंट्रिकुलर, दोनों में सिस्टोल होंगे डायस्टोल भी होंगे। हार्ट बीट अबाउट 72 पर मिनट, जो हार्ट बीट होती है वो लगभग 72 टाइम्स पर मिनट होती है। दैट मैनी कार्डियक साइकिल परफॉर्म पर मिनट, यानी बहुत सारी जो कार्डियक साइकिल हैं पर मिनट के हिसाब से हो रही हैं। दिस कोड डिडक्टेड एट ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल 0.8 सेकंड, जो हमारी एक कार्डियक साइकिल है उसका समय निकल के आता है 0.8 सेकंड। ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल ईच वेंट्रिकुलर पंप आउट अप्रोक्सीमेटली 70 ml, एक बार में एक वेंट्रिकुलर जो कितना ब्लड जो है पंप करता है 70 ml करता है। इस चीज़ को बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। क्या बोलते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम। तो आपको अगर मैं एक किसी हाथी घोड़े का अगर जो है एक एग्जांपल बना के दूंगा, वहाँ पे मैं कार्डियक आउटपुट दूंगा। कार्डियक आउटपुट क्या होता है पहले इसको समझ लेते हैं। स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय हार्ट रेट, यानी कितनी बार एक मिनट में हार्ट जो है धड़क रहा है और उसकी स्ट्रोक वॉल्यूम को अगर हम इंटू कर देंगे तो हमको यहाँ पे कार्डियक आउटपुट मिल जाएगा। यानी एक मिनट में हार्ट कितना ब्लड को पंप कर रहा है, तो वो एवरेज ह्यूमन के अंदर आता है 5000 ml, यानी कि 5000 ml। वैसे 5040 आता है लेकिन 5000 एवरेज मान लेते हैं, तो यानी 5 लीटर ब्लड जो है ह्यूमन हेल्दी ह्यूमन जो है इंडिविजुअल वो पंप करता है। एबिलिटी टू अल्टर स्ट्रोक वॉल्यूम, और यहाँ पर क्या लिखा है कि स्ट्रोक वॉल्यूम को कई बार बॉडी अपनी कम ज़्यादा कर लेती है, उसकी वजह से कार्डियक आउटपुट चेंज आ जाता है। और जैसे कार्डियक आउटपुट जो होता है एथलीट का एक ज़्यादा होता है, जो दौड़ भाग करते हैं, जो गेम खेलते हैं,
उनका ज़्यादा होता है, बाकी जो नॉर्मल बैठे रहते हैं ऑर्डिनरी मैन होते हैं उनसे उनकी अपेक्षा में। कार्डियक साइकिल को दो प्रोमिनेंट साउंड आते हैं, उसमें से एक आता है लब, एक आता है डब। तो फर्स्ट हार्ट साउंड लब, जिसको हम लब बोलते हैं, वो किससे आता है? क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में भी आ सकता है, तो याद कर रहना। लब और लब किस वजह से आएगा? बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व की वजह से आएगा। डब किसके वजह से आएगा? सेमी लूनर वाल्व। जब सेमी लूनर वाल्व हैं वो बंद हो जाएंगे, उस टाइम पे हमारा जो साउंड आएगा वो आएगा डब का। ठीक है, तो ये जो साउंड है वो क्लिनिकली डायग्नोस्टिक सिग्निफिकेंस, मतलब कि क्लिनिकली कोई अगर इसको देखे तो उसके लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो उस क्लिनिकल डायग्नोसिस के लिए इनको जो है यूज किया जाता है और हमको कई सारी जानकारियां उससे मिल जाती हैं, तो इस वजह से ये क्लिनिकल डायग्नोसिस में यूज होता है। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। Electrocardiogram. You probably familiar with this scene from a typically hospital television show. आप गए होगे, देखा होगा हॉस्पिटल में एक टीवी लगी रहती है आईसीयू रूम में। ए पेशेंट इज हुक्ड अप टू अ मॉनिटरिंग मशीन दैट शो वोल्टेज ट्रेसेस ऑन अ स्क्रीन एंड मेक्स द साउंड। वहाँ पे कई सारी लीड वगैरह लगी रहती हैं और आपने उनका साउंड भी सुना होगा। इस तरीके से आता है पिप 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 पी करके, यानी पी अगर बजने लगा इसका मतलब है जो पेशेंट है वो कार्डियक अरेस्ट में आ गया है, उसको कार्डियक अरेस्ट हो गया और उसकी डेथ जो है अकर्स हो गई है। दिस टाइप ऑफ मशीन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, यानी कि जो मशीन्स हैं वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का यूज करती हैं टू ऑब्टेन एन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। मशीन का नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और जो डाटा बनता है उसका नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ईसीजी इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है उसका, ऑफ द हार्ट। किसकी? हार्ट के अंदर जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है उस चीज़ का। ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल के दौरान। टू ऑब्टेन आ स्टैंडर्ड ईसीजी, जब हम स्टैंडर्ड ईसीजी को लेते हैं, पेशेंट इज कनेक्टेड टू अ मशीन। पेशेंट को हम मशीन से कनेक्ट करते हैं 3 इलेक्ट्रिकल लीड से, 1 टू ईच ब्रिस्ट, यानी दोनों हाथों में एक एक, और एक लेफ्ट एंकल में। किसमें? लेफ्ट एंकल में। डेट कंटिन्यूसली मॉनिटर हार्ट एक्टिविटी, इस चीज़ से हम हार्ट की एक्टिविटी को लगातार चेक करते रहेंगे। फॉर अ डिटेल एवोल्यूशन ऑफ हार्ट फंक्शन, और डिटेल में जानने के लिए मल्टीपल लीड्स को अटैच करेंगे चेस्ट रीजन में। ठीक है, इतना समझ गए आप लोग। हेयर वी विल टॉक ओनली अबाउट अ स्टैंडर्ड ईसीजी, लेकिन यहाँ पर हम केवल स्टैंडर्ड ईसीजी के बारे में ही पढ़ेंगे। ईच पीक इन द ईसीजी आइडेंटिफाइबल लेटर पी टू टी, उसमें हर एक पीक को पी से टी तक में पूरा दर्शा दिया जाता है। डेट करस्पॉन्ड टू स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी टू द ऑफ द हार्ट, इसमें हर एक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हार्ट की वो दिखाई जाती है। या पी वेव, जो पी वेव है वो इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन डीपोलराइजेशन ऑफ द एट्रिया, यानी एट्रिया में जैसे ही डीपोलराइजेशन होगा, मीन्स ऐसे नोड जो है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को जनरेट करेगा, तो ये पी वेव बनती है। वो ट्रेवल करता हुआ आगे जाएगा, वेंट्रिकल सिस्टोल होगा, उसमें QRS कॉम्प्लेक्स बनता है ये इस तरीके से। उसके बाद में जब दोबारा से कौन? वेंट्रिकुलर डायस्टोल फॉर्म में आएगा, यानी कि डायस्टोल होगा तो उसको बोलते हैं रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, तो वहाँ पर इस तरीके का ये टी बनेगा। ठीक है, ये समझ गए आप लोग। अब इसको हम पढ़ भी लेते हैं। विच लीड्स टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द बोथ एट्रिया, यहाँ पे दोनों एट्रिया अगर जो कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो पी वेव बनेगी। QRS कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट द डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, QRS कॉम्प्लेक्स दर्शाता है डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल को। विच इनिशिएट द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, द कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट सोन आफ्टर क्यू एंड मार्क द बिगिनिंग ऑफ द सिस्टोल, जो कॉन्ट्रैक्शन है वो दिखाता है आफ्टर क्यू बिगिनिंग ऑफ द सिस्टोल, यानी कि सिस्टोल जो है होने वाला है। द टी वेव रिप्रेजेंट द रिटर्न ऑफ वेंट्रिकल फ्रॉम एक्साइटेड टू द नॉर्मल स्टेट, टी वेव रिप्रेजेंट करता है कि वापस से हार्ट जो है वापस से उसका रिपोलराइजेशन हो गया है, वापस रिलैक्स स्टेट में आ गया है, डायस्टोल आ गया है। उसके बाद द एंड ऑफ टी वेव मार्क द एंड ऑफ सिस्टोल, जो टी वेव है वो यही दिखाती है कि जो सिस्टोल का एंड हो चुका है। ऑब्वियसली बाय कंटिन्यू द नंबर ऑफ QRS कॉम्प्लेक्स डेट अकर इन अ
गिवन टाइम पीरियड जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स कितने बन रहे हैं, वन कैन डिटरमाइन हार्ट रेट और दैट इंडिविजुअल सिंस द ईसीजी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिफरेंट इंडिविजुअल हैव रफली द सेम शेप फॉर अ गिवन लीड कॉन्फ़िगरेशन। यानी कि जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बनते हैं उसको हम काउंट करके यही बता सकते हैं कि हार्ट बीट कितनी है पर्सन की, और यहाँ पर ऐसी तरीके के सेम एसीजी बनते हैं हर एक पर्सन के, लेकिन उसमें से कुछ डेविएशन शेप में कुछ गड़बड़ी आती है, इसका मतलब कोई एबनॉर्मलिटी या डिसीज़ है, और यही एक ग्रेट क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है हमारे लिए। अब बारी आती है डबल सर्कुलेशन की। बस इसके बाद में एक दो टॉपिक और हैं और उसके बाद में चैप्टर जो है अपना समाप्त हो जाएगा। तो अभी हम बात करेंगे डबल सर्कुलेशन की। द ब्लड फ्लो स्ट्रिक्टली बाय फिक्स्ड रोड थ्रू ब्लड वेसल्स, यानी कि जो ब्लड फ्लो होता है उसका कैसा होता है, फिक्स रूट होता है, यानी कि वो एक सीधे पाथ पर जाएगा और वहीं से वो लौट करके आएगा दूसरी जगह से, ठीक है। उसका मतलब एक फिक्स रूट होता है। द ब्लड वेसल्स मतलब किसके थ्रू जाएगा, ब्लड वेसल्स के थ्रू जाएगा। द आर्टरीज एंड वेन्स, आर्टरी और वेन होंगी, वो ब्लड वेसल का नाम क्या है, आर्टरी और वेन। आर्टरी जिनसे वो जाएगा, वेन्स जिनसे वो लौट करके आएगा। बेसिकली ईच आर्टरी एंड वेन कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर। हर एक आर्टरी और वेन जो है 3 लेयर होंगी उसकी। एक पहली होगी इनर, अंदर से बात करें तो अंदर से सबसे इनर लाइनिंग होगी, वो किसकी होगी, स्क्वेमस एंडोथेलियम की। किसकी होगी, स्क्वेमस एंडोथेलियम की। उसको क्या बोलेंगे, ट्यूनिका इंटीमा। मिडिल वाली होगी वो स्मूथ मसल होगी और इलास्टिक फाइबर की बनी होगी, उसको बोलेंगे ट्यूनिका मीडिया। जो एक्सटर्नल लेयर होगी वो फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू की बनी होगी और कोलेजन फाइबर की, उसको बोलेंगे ट्यूनिका एक्सटर्ना। ट्यूनिका मीडिया इज कंपैरेटिवली थिन इन वेन्स। वेन्स के अंदर जो मिडिल वाली जो लेयर होती है ट्यूनिका मीडिया, वो थोड़ी सी पतली होती है। As mentioned earlier, the blood pumped by the right ventricle enter the pulmonary artery. मीन्स जो ब्लड पंप किया जाता है राइट वेंट्रिकल से एंटर होता है पल्मोनरी आर्टरी में, और कहाँ के लिए जाएगा, लंग्स के लिए जाएगा। जो लेफ्ट वेंट्रिकल जो पंप करेगा ब्लड को, वो कहाँ जाएगा, एरोटा में जाएगा। द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पम्प्ड इनटू द पल्मोनरी आर्टरी, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए कहाँ चला जाएगा, लंग्स में चला जाएगा। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा कैरिड आउट बाय पल्मोनरी वेन इनटू द लेफ्ट एट्रियम। दिस पाथवे कंसिस्ट ऑफ द पल्मोनरी सर्कुलेशन, इसी को बोलते हैं, क्या बोलेंगे, पल्मोनरी सर्कुलेशन। द ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो अरोटा से नेटवर्क ऑफ आर्टरीज, आर्ट्रियोल और कैपिलरी, यानी आर्टरीज से होते हुए आर्टियोल में जाएगा, आर्टियोल से कैपिलरीज में चला जाएगा, कैपिलरी से टू द टिश्यू, फ्रॉम वेयर द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कलेक्टेड बाई अ सिस्टम ऑफ वेन्यूल। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कलेक्ट होगा सिस्टम ऑफ वेन्यूल, यानी कि वेन्यूल के अंदर। उसके बाद में वेन्स में जाएगा, उसके बाद लास्ट में वेना कावा से एम्प्टी हो जाएगा राइट एट्रियम में। दिस इज द सिस्टेमिक सर्कुलेशन, इसको बोलते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। द सिस्टेमिक सर्कुलेशन प्रोवाइड न्यूट्रिएंट O2 एंड अदर एसेंशियल सप्लीमेंट टू द टिश्यू। जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन होता है इसी वजह से सब जगह O2 और अदर एसेंशियल सप्लीमेंट जो हैं टिश्यू को प्रोवाइड किए जाते हैं। और टेक्स CO2 एंड अदर हार्मफुल सब्सटेंस अवे फॉर एलिमिनेशन, जो CO2 और अदर हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं उनको वो वापस से लेकर के आता है। ए यूनिक वस्कुलर कनेक्शन एग्जिस्ट बिटवीन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड लीवर, जो यूनिक वस्कुलर कनेक्शन होता है किसके किसके बीच में, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड लीवर के बीच में, उसको बोलते हैं हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। क्या बोलेंगे, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। हेपेटिक पोर्टल वेन्स कैरी ब्लड फ्रॉम द इंटेस्टाइन टू द लिवर, यानी कि जो हेपेटिक पोर्टल वेन है वो कहाँ से ब्लड लेके आएंगे, इंटेस्टाइन से, और उसके अंदर पूरा जो हम खाना खाए रहते हैं उसका पूरा न्यूट्रिएंट जो है उसके ब्लड के साथ में जाएगा वहाँ पर, और वो डायरेक्ट जाएगा कहाँ, लीवर में, ड्राइव्ड और टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन, और वहाँ से वो डिलीवर हो जाएगा किसको, सिस्टेमिक सर्कुलेशन को। ए स्पेशल कोरोनरी सिस्टम ऑफ ब्लड वेसल इज प्रेजेंट इन आवर बॉडी एक्सक्लूसिव फॉर सर्कुलेशन ऑफ ब्लड टू फ्रॉम कार्डियक मस्कुलेचर। इसी तरह का एक कोरोनरी सिस्टम होता है हमारे हार्ट में भी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। राइट एट्रियम में सब जगह से ब्लड आ रहा है बॉडी पार्ट से, राइट वेंट्रिकल में जाके फिर जा रहा है पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में, फिर वहाँ से होते हुए
लेफ्ट एट्रियम में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर वहाँ से अरोटा के थ्रू पूरे बॉडी पार्ट्स में। ये हमारा एक वेन है और ये आर्टरी है। आर्टरी का ये देखिए मीडियम का पार्ट थोड़ा सा स्मूथ मसल का मोटा है और ये यहाँ पर थिन है, ये थिक है। अब पढ़ेंगे रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। नॉर्मल एक्टिविटीज ऑफ हार्ट आर रेगुलेटेड इंट्रिंसिकली। जो नॉर्मल एक्टिविटी होती है हार्ट की वो उसके अंदर से ही रेगुलेट की जाती है, इसीलिए वो ऑटो रेगुलेटेड होती है बाई स्पेशलाइज्ड नोडल मसल नोडल टिश्यू। जो कहाँ से होती है? नोडल टिश्यू, जो हमने ऐसे नोड AB नोड पढ़ा था वहाँ से। हेंस हार्ट इज कॉल्ड मायोजेनिक, इसीलिए हमारा हार्ट जो है मायोजेनिक है, यानी मायो यानी खुद मसल द्वारा जो है उसको कंट्रोल किया जाता है। लेकिन कई सारे एनिमल्स में हार्ट न्यूरोजेनिक होता है, वहाँ पर न्यूरॉन के द्वारा उसको जो है कंट्रोल किया जाता है, लेकिन हमारा हार्ट कैसा है? मायोजेनिक है। ये स्पेशल न्यूरल सेंटर इन द मेडुला ओब्लांगाटा, ये एक स्पेशल न्यूरल सेंटर होता है मेडुला ओब्लांगाटा में, कैन मॉडरेट द कार्डियक फंक्शन थ्रू द ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। वो मॉडरेट कार्डियक फंक्शन जो है कहाँ से उसको मॉडरेट करता है? ऑटोनोमस ANS के थ्रू। न्यूरल सिग्नल थ्रू द सिंपैथेटिक नर्व, जो सिंपैथेटिक नर्व हैं उसके थ्रू, वहाँ से वो इंक्रीज कर सकता है रेट, हार्ट बीट की रेट को। द स्ट्रेंथ ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकता है वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन की। देयर बाई कार्डियक आउटपुट, यानी कि ये सब बढ़ा घटा करके वो कार्डियक आउटपुट को चेंज कर सकता है। ऑन द अदर हैंड पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल जो है PNS जो है अनदर कंपोनेंट ऑफ ANS का दूसरा भाग है, वो डिक्रीज कर सकता है रेट ऑफ हार्ट बीट की रेट को। और स्पीड ऑफ कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल, जो स्पीड होती है कंडक्शन की उसको वो कम कर सकता है। देयर बाई कार्डियक आउटपुट, यानी कार्डियक आउटपुट को लास्ट में कम कर देगा। बढ़ाएगा कौन? यहाँ पे ये मेडुला ओब्लांगाटा और कार्डियक ये यहाँ पे ANS, ठीक है। उसके बाद में आता है एड्रेनल मेडुलरी हार्मोन्स जो होते हैं वो भी कार्डियक आउटपुट को कुछ हद तक बढ़ा सकते हैं। इसमें रेगुलेशन में खाली इतना ही है। एक दो क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है लेकिन ज़्यादा नहीं रहती है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है वो रहती है डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन इज द टर्म ऑफ ब्लड प्रेशर इज एट हायर देन नॉर्मल। जो नॉर्मल होता है 120 से 80, 120/80, इट इज अ मेजरमेंट 120 mmHg मिलीमीटर इन मर्करी प्रेशर इज अ सिस्टोलिक प्रेशर। जो रहता है वो कितना रहता है? 120, और पंपिंग प्रेशर 80 mmHg। ये डायस्टोलिक, ये कैसा है? डायस्टोलिक है। और रेस्टिंग प्रेशर, इफ रिपीटेड चेक्स ऑफ ब्लड प्रेशर इन इंडिविजुअल 140/90 ओवर 140/90, यानी कि जो इंडिविजुअल का प्रेशर है वो सिस्टोलिक प्रेशर 140 या फिर डायस्टोलिक 90 अगर हो जाए तो इसी को बोलेंगे हाइपरटेंशन। हाई ब्लड प्रेशर लीड्स टू हार्ट डिसीज। हाई ब्लड प्रेशर अगर ज़्यादा देर तक रहता है, टाइम तक रहता है, तो उससे हार्ट डिसीज और वो बहुत सारे ऑर्गन्स को भी अफेक्ट कर सकता है, जैसे कि वाइटल ऑर्गन्स लाइक ब्रेन एंड किडनी। अब आती है कोरोनरी आर्टरी डिसीज, कोरोनरी आर्टरी डिसीज CAD। कोरोनरी आर्टरी डिसीज ऑफन रेफर टू एन एंथ्रोस्क्लेरोसिस affect the vessels that supply blood of the heart muscle, cause deposit of calcium, fat, cholesterol। हमारे खाने में हम जो चीज़ें खाते हैं उनमें से कुछ चीज़ें अगर हमारे जो आर्टरी में जम जाएं, जैसे कैल्शियम हो गया, फैट हो गया, अधिकतर ये चीज़ जमती है, कोलेस्ट्रॉल है और फाइब्रस टिश्यू, उसके वजह से जो ल्यूमन है यानी खाली जगह है जहाँ से ब्लड बह रहा है वो जो है पतली हो जाती है, नार्वर हो जाती है, तो इसी को बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी डिसीज। अब आगे आते हैं एंजाइना। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एंजाइना पेक्टोरिस, इसको दूसरा नाम है जो एंजाइना पेक्टोरिस है। ए सिम्टम ऑफ एक्यूट चेस्ट पेन, इसमें एकदम बहुत तीखा दर्द होता है, एक्यूट चेस्ट पेन होता है। अपियर्स विथ नो इनफ ऑक्सीजन इज रीचिंग द हार्ट मसल, यानी हार्ट मसल को बराबर पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है, तब ऐसा होता है। एंजाइना कैन अकर मीन वुमेन ऑफ एनी एज बट इन मोर कॉमन अमंग द मिडिल एज एल्डरली। जो मैन एंड वुमेन जो हैं एनी एज के, किसी भी एज के हों, उनमें हो जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा कॉमन है ये किसमें? मिडिल एज पीपल और बूढ़े लोगों में। इट अकर्स ड्यू टू कंडीशन डेट अफेक्ट द ब्लड फ्लो, इसमें जो अफेक्ट होता है ब्लड फ्लो जो है वो भी कंडीशन इसमें अफेक्ट करती है। हार्ट फेलियर, हार्ट फेलियर मीन्स द स्टेट ऑफ हार्ट वेन नॉट पंपिंग ब्लड इफेक्टिवली इनफ टू मीट द नीड्स ऑफ द बॉडी। जब हार्ट जितनी बॉडी को नीड है उसके हिसाब से अगर हार्ट जो है पंप नहीं कर पा रहा है ब्लड को, इसका मतलब हार्ट फेलियर हो गया है।
It sometimes called congestive heart failure because congestion of the lungs is one of the main symptom of this disease. इस केस में जो लंग्स हैं वो भी कंजेस्टेड हो जाते हैं क्योंकि उतना जब वो पंप नहीं कर पाएंगे उतना लिक्विड वहाँ पे ब्लड इतना, तो वो क्या हो जाएंगे, जगह कम घेरेंगे और कंजेस्टेड हो जाएंगे। हार्ट फेलियर इज नॉट द सेम एज कार्डियक अरेस्ट। हार्ट फेलियर जो है कार्डियक अरेस्ट जैसा नहीं है। व्हेन द हार्ट स्टॉप बीटिंग, जब वहाँ पर क्या होता है कार्डियक अरेस्ट में हार्ट एकदम रुक जाता है, स्टॉप ही कर देता है बीटिंग करना। हार्ट अटैक, व्हेन द हार्ट मसल इज सडनली डैमेज। हार्ट अटैक में क्या होता है, हार्ट अटैक में मसल जो है एकदम अचानक से डैमेज हो जाती हैं, मतलब कि वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुँच रही है हार्ट मसल पे, तो वहाँ पे हार्ट एकदम से रुक जाएगा। तो हार्ट फेलियर के अलग अलग रीजन हैं, तो उनको आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और इसी के साथ हमारा चैप्टर जो है ये ख़त्म हो जाता है। आप लोगों से एक गुजारिश है, इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, उनको आप ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा। आपका इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन खाली नहीं जाएगा, ये मेरा वादा है। और फिर मिलते हैं अगले किसी चैप्टर में ऐसे ही पढ़ाई करते हुए। और अपना अभी ये पूरा चैप्टर जो है कंप्लीट हो चुका है। तब तक के लिए धन्यवाद। और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी ज़रूर से ज़रूर कर लीजिए।